नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक परिवार यानी कि फैमिली, उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक फैमिली। ये सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी दोनों का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और फैमिली जो है समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, एक आधारभूत इकाई है जो मानव के विकास के सभी स्तरों पर पाई जाती रही है, चाहे इसके रूप और उसके प्रकार भिन्न भिन्न रहे हों। एक सामाजिक संस्था समूह के रूप में परिवार अनेक प्रकार करता है और मानव की आवश्यकता जो शारीरिक आवश्यकता है वो समूह के रूप में परिवार में ही पूरी होती है। और बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार के माध्यम से पूर्ण होती है। इसके संदर्भ में मैलिनोव्स्की कहते हैं कि विवाह ही नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन हेड है और विवाह से एक नया परिवार अस्तित्व में आता है। परिवार और विवाह दोनों सार्वभौमिक संस्थाएं और इनके द्वारा ही समाज अपने सदस्यों के यौन व्यवहारों को नियंत्रित करता है। और यदि ऐसा नहीं हो तो समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। परिवार की स्थापना द्वारा यौन तृप्ति समाज द्वारा स्वीकृत विधि है और इसलिए लूसी मायर लिखते हैं कि परिवार का कानूनी आधार विवाह है। और वैसे तो हम कई समाजों में विशेष उत्सव आदि पर यौन व्यवहारों की छूट देखने को मिलेगी और कई समाजों में परिवार के बाहर भी यौन व्यवहार प्रचलित है जो विवाह के पूर्व और विवाह के बाहर यौन व्यवहार के रूप में माने जाते हैं। लेकिन प्रत्येक समाज में इस प्रकार के नियम है जो ये बताते हैं कि यौन व्यवहारों को इनकी जो स्वतंत्रता है किस सीमा तक होगी और उनका नियमन कैसा होगा। तो परिवार में व्यक्ति अपने यौन इच्छाओं की पूर्ति केवल यौन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता, वरन नए जो प्राणी हैं उनको जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त होने वाले सदस्यों के लिए रिक्त स्थान को भी भरता है और समाज की निरंतरता को बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ फैमिली। बहुत शॉर्ट में मैं आपको इस टॉपिक को बताने जा रहा हूँ, परिवार की परिभाषा और अर्थ। तो इसमें लूसी मेयर की डेफिनेशन है, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उनकी संतान रहती है। और एक WHR रिवर्स की डेफिनेशन है, परिवार शब्द से हमारा आशय एक छोटे से सामाजिक समूह से होता है जिसमें माता पिता और बच्चे सम्मिलित हों। तो ये परिवार की कुछ डेफिनेशन है जिसके आधार पर हम परिवार के अर्थ को आसानी से समझ पाते हैं कि परिवार कहते हैं किसे हैं। परिवार की जो ये परिभाषा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि परिवार निर्माण करने के लिए दो विषम लिंगों का होना आवश्यक है जिन्हें यौन संबंध स्थापित करने की समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो। या हम ये कह सकते हैं परिवार के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक है, लेकिन पति पत्नी से परिवार का निर्माण पूरा नहीं होता बल्कि उनके द्वारा पैदा किए गए बच्चे भी सम्मिलित हैं। और इसलिए परिवार जो है उसमें स्त्री पुरुष और उनसे जो जन्म लेने वाला जो बच्चे होते हैं वो परिवार की जो इकाई है उसको संपूर्ण करते हैं। और अब हम इसकी जो सामान्य विशेषता है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैं कहना चाहूँगा। पहला है मैटिंग रिलेशनशिप, विवाह संबंध। विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता और विवाह द्वारा ही स्त्री पुरुष यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है जिसके परिणाम स्वरूप संतानें जन्म लेती है। दूसरा है विवाह का एक स्वरूप, ए फॉर्म ऑफ मैरिज। दो विषम लिंगों को यौन संबंधों की स्थापना करने और उन्हें स्थायी बनाए रखने की समाज द्वारा स्वीकृत
संस्थागत व्यवस्था ही विवाह है और इस विवाह के कई रूप जो है समाजों में प्रचलित हो सकते हैं, लेकिन हर समाज में विवाह का कोई न कोई एक या एक से अधिक जो स्वीकृत स्वरूप अस्तित्व में होता है। वर्तमान सभ्य समाजों में खांसी, संताल और कदार जनजातियों में विवाह पद्धति प्रचलित है। जब एक समय में एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां हो तो उसे हम बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। और कई समाजों में एक विवाह, कई समाजों में बहु विवाह। तो परिवार के लिए कोई ना कोई विवाह का एक स्वरूप अवश्य होता है। नेक्स्ट है वंश नाम की एक व्यवस्था, यानी कि परिवार में संतान जो जन्म लेती है उसका नामकरण का कोई ना कोई आधार होता है और उसी के नाम से वो परिवार के जो बच्चे होते हैं वो पहचाने जाते हैं। इसे हम उपनाम या वंश नाम, जिसे हम सरनेम कहते हैं। इसमें पितृवंशीय परिवार होते हैं, मातृवंशीय परिवार होते हैं और अलग अलग समाजों में कई जगह मामा के परिवार से भी वंश नाम प्रचलित होते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने और उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था सभी परिवारों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सामान्य निवास, यानी परिवार के सदस्य जो होते हैं उनके निवास की कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य होती है। विवाह के बाद जब पति पत्नी या पति के जो पिता हैं, पति जो है पिता के यहाँ रहता है, उसे तो हम प्रतिस्थानीय परिवार कहते हैं। और कुछ जनजातियों को छोड़कर अधिकांश में यही व्यवस्था देखने को मिलती है। और विवाह के बाद पति जब पत्नी के घर जाकर रहता है तो उसे हम मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। और कई जगह नवस्थानीय परिवार भी होते हैं। अब हम बात करते हैं परिवार की विशिष्ट विशेषताएं। विशिष्ट विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है सार्वभौमिकता, यानी कि परिवार की जो उपस्थिति है वो सार्वभौमिक है। कोई भी समाज हो, चाहे आधुनिक हो या प्राचीन हो, नगरीय हो, ग्रामीण हो, कोई भी तरह का समाज हो, सभी में परिवार देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट है भावात्मक आधार, इमोशनल बेसिस। परिवार के जो सदस्य हैं उसमें भावनात्मक बंधनों से बंधे होते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच त्याग और वात्सल्य की भावना होती है। इसमें हम देखते हैं कि परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान आदि की भावनाएं विद्यमान होती है जो पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाती है। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रभाव, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। मनुष्य जन्म लेने के बाद में सबसे पहले परिवार के संपर्क में आता है। तो परिवार के सदस्यों का शिशु पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है और इसके कारण उसके व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परिवार। नेक्स्ट है सीमित आकार, लिमिटेड साइज। कुछ वैर समूह की तरह परिवार के सदस्य की संख्या 100, 200, 300 से अधिक नहीं हो सकती। इसका कारण पुरानी शास्त्र है। पुरानी पीढ़ी जो अवर्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और नई पीढ़ी के आने पर सदस्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक ही बनी रहती है। आजकल हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर पति पत्नी और उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं और संयुक्त परिवारों में 13, 14, 20, 25 तक सदस्य संख्या होती है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही मिलते हैं जिनमें संख्या काफ़ी ज़्यादा भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, न्यूक्लियर पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर। परिवार की जो सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है और समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों के मिलने से होता है और सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा करता है। संकट के समय व्यक्ति अपने समाज और देश के लिए त्याग व बलिदान करता है। और नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण, सोशल रेगुलेशन। परिवार पर सामाजिक नियंत्रण बना रहता है और अनेक ऐसे नियम, प्रथाएं, रूढ़ियाँ जो परिवार को बनाए रखने और उस पर नियंत्रण रखने में योग देती है। कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से न तो विवाह कर सकता है, नहीं परिवार का निर्माण कर सकता है और उसे हम सामाजिक नियमों, कानूनों का पालन करना होता है। परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। एक समिति के रूप में परिवार स्थायी भी है और अस्थायी भी है। सदस्यों की मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है, लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार अमर है। संस्था के रूप में हम देखते हैं कि परिवार के नियम और कार्य प्रणाली आते हैं जो परिवार को स्थायित्व प्रदान करते हैं।
इसलिए आदिकाल से अब तक परिवार किसी न किसी रूप में बना हुआ है। तो ये परिवार के बारे में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया, उसका अर्थ और उसकी सामान्य विशेषताएं और उसकी विशिष्ट विशेषताएं। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और सुना। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद वंस अगेन।